पीड़ा सह लेना और दूसरे जीवों को पीड़ा न पहुंचाना, यही तपस्या का स्वरूप है। लोग चाहे मुट्ठी भर हो, लेकिन संकल्पवान हो, अपने लक्ष्य में दृढ़ आस्था हो, वे इतिहास को भी बदल सकते हैं। हर आदमी कहता है कि मैं अच्छा हूं, लेकिन लोग क्या मानते हैं, यह महत्वपूर्ण है। खुशियों का दामन भरने पर वह थोड़ी सी लगती हैं, लेकिन यदि उन्हें बांटा जाए तो वे और ज्यादा बड़ी नजर आती हैं। उठो, जागो, लक्ष्य तक मत रुको। दो की दोस्ती में एक का धैर्य अनिवार्य है। किसी को माफ करना कमजोरी नहीं, वरन सामर्थ्यवान ही ऐसा कर सकता है। कभी भी दुष्ट लोगों की सक्रियता समाज को बर्बाद नहीं करती, बल्कि हमेशा अच्छे लोगों की निष्क्रियता समाज को बर्बाद करती है। जीतने वाले अलग चीजें नहीं करते, वो चीजों को अलग तरह से करते हैं। जब तक जीना तब तक सीखना, अनुभव ही जगत में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। पवित्र विचारों और उपदेशों का तब तक कोई महत्व नहीं है जब तक आप उन्हें जीवन में ना उतारें। अगर हम हल का हिस्सा नहीं हैं, तो हम समस्या हैं। आरक्षण से तो सिर्फ अमीर ही पनपते हैं, गरीबों के घर तो आज भी चूल्हे तक नहीं जलते। जागो पार्टी का मिशन 2013, आरक्षण का अंत। अपने बच्चों के भविष्य के लिए अब तो जागो। नमस्कार, जन टीवी बिहार झारखंड बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं दुर्गेश। सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। खाद्य सुरक्षा बिल से बिहार को सभी राज्यों से ज्यादा मिलेगा फायदा। 55 लाख टन मिलेगा अनाज। सही से चली योजना तो 55% का भरेगा 2 जून का पेट। झारखंड के कृषि मंत्री योगेंद्र साव ने खोला मंत्री बनने का राज। राहुल सोनिया के साथ अहमद पटेल के लिए काटे चक्कर, कहा जूता सिलाई और चंडी पाठ कराने से मिला मंत्री पद। पटना में कम्युनिस्ट नेता एबी वर्धन ने सोनिया गांधी के दावे को किया खारिज, कहा यूपीए की 100% सत्ता लौटने में नहीं है गुंजाइश, बीजेपी की भी होगी नहीं पूरी उम्मीदें। पासवान पिता पुत्र ने नीतीश को लिया आड़े हाथों। चिराग ने नीतीश को संवेदनहीन बताकर मांगा इस्तीफा। रामविलास ने कहा जनता से डर गए हैं बिहार के सीएम। और झारखंड में हेमंत सोरेन की बड़ी मुश्किलें। विभाग बंटवारे को लेकर 2 मंत्री नाराज, सरकारी सुविधाएं लेने से किया इनकार। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सोनिया गांधी की बिगड़ी तबीयत की खबर से। जी हां, लोकसभा में अचानक तबीयत खराब होने के चलते दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान में भर्ती कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को अस्पताल से देर रात छुट्टी दे दी गई। सोमवार को लोकसभा में खाद्य सुरक्षा बिल पर चर्चा के बाद जब प्रस्तावित संशोधनों पर मतदान हो रहा था, उस वक्त यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी की तबीयत अचानक खराब हो गई और उन्हें इलाज के लिए एम्स में भर्ती कराना पड़ा।
8:15 पर अचानक उनकी तबीयत खराब होने लगी थी। जिस समय सोनिया गांधी लोकसभा से बाहर निकली उस वक्त केंद्रीय मंत्री कुमारी शैलजा उनके साथ थी। सोनिया के साथ ही उनके बेटे राहुल गांधी भी एम्स पहुंचे। रात करीब 11:30 बजे कांग्रेस प्रवक्ता जनार्दन द्विवेदी ने बताया कि उनकी तबीयत ठीक है और घबराने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने बताया कि सोनिया ने खुद उनसे कहा है कि वह बिल्कुल ठीक महसूस कर रही हैं। कांग्रेस प्रवक्ता ने बताया कि दवा के रिएक्शन होने की वजह से सोनिया की तबीयत खराब हुई थी। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष सुषमा स्वराज ने ट्वीट कर सोनिया गांधी के जल्द स्वस्थ होने की भी कामना की है। मैडम का कोई जुकाम लगा था, सिर में दर्द था, इसलिए कुछ दवाई खाई थी। खाने के बाद शी वॉज फीलिंग अनईजी इन द पार्लियामेंट, शी वॉज रश हियर। वी पुट ऑल द टेस्ट रिक्वायर्ड फॉर सच डिजीजेस and we found her normal, and she has left here in her own car talking to all the doctors. सोनिया गांधी को एम्स के कार्डियो न्यूरो सेंटर में भर्ती कराया गया था और उनको वहां निगरानी के तौर पर रखा गया था। सारी जांच सामान्य होने के बाद रात करीब 1:30 बजे सोनिया गांधी को एम्स से छुट्टी दे दी गई थी। बताया जा रहा है कि सोनिया गांधी पिछले 2 दिनों से वायरल से पीड़ित थी। घर पर उनका चेकअप भी हुआ था। सोनिया की तबीयत खराब होने की जानकारी मिलते ही उनकी बेटी प्रियंका गांधी और दामाद रॉबर्ट वाड्रा एम्स पहुंचे। इससे पहले भी सोनिया गांधी की तबीयत कई बार बिगड़ चुकी है। लंबे इंतजार के बाद अटका हुआ खाद्य सुरक्षा बिल आखिरकार पास हो गया। लंबे इंतजार के बाद ऐतिहासिक खाद्य सुरक्षा विधेयक को लोकसभा ने सोमवार को पारित कर दिया है। यह विधेयक देश की 82 करोड़ आबादी को सस्ता अनाज मुहैया कराने का प्रावधान करता है। विधेयक के कानून बनाने के बाद खाद्य सुरक्षा योजना भूख से लड़ाई के मामले में दुनिया भर में सबसे बड़ा कार्यक्रम होगा। विधेयक को सदन ने ध्वनि मत से पारित कर दिया। इससे 5 जुलाई को जारी अध्यादेश का स्थान लेने के लिए लाया गया है। विधेयक के पारित होने के समय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह सदन में उपस्थित थे। विधेयक पारित करने से पहले सदन में विपक्ष की ओर से पेश संशोधनों को नामंजूर कर दिया गया। गरीबों की असली संख्या को जानकर और उनको तो मैं संसद में खाद्य सुरक्षा बिल पास होने के बाद से सूबे की राजनीति की सियासत भी तेज हो गई। कांग्रेस ने नीतीश कुमार को खाद्य सुरक्षा बिल पर समर्थन देने की बधाई दी है। राजनीतिक जोड़ तोड़ की कवायद और नीतीश कांग्रेस के गठजोड़ पर विपक्ष लगातार सवाल उठाता रहा है और कांग्रेस से नजदीकियों की बात भी कहता रहा है। ऐसे में कांग्रेस की बधाई सूबे की राजनीति के लिए एक नए राजनीतिक फार्मूले को लेकर भी देखा जा रहा है। हम आपको बता दें कि खाद्य सुरक्षा बिल संसद में पास हो गया है और इसके कानून के शक्ल लेने की बात भी कही जा रही है। इससे अहम बात यह है कि बिहार को अगर नीतिगत निर्णय के अनुसार और बिना किसी अन्य कारणों के खाद्यान्न मिलता है तो बिहार की 55% आबादी के पेट में 2 जून का भोजन जाएगा। हालांकि बिहार आज भी केंद्रीय नीतियों का विरोध कर रहा है और विशेष राज्य के दर्जे की प्राथमिकता को दोहराता रहा है, लेकिन खाद्य सुरक्षा बिल पास होने से बिहार को थोड़ी राहत जरूर होगी। बिहार लगातार इस बात को कहता रहा है कि बिहार की 64% आबादी बीपीएल है और केंद्र इससे 45% से ज्यादा मानने को तैयार नहीं था। हालांकि बिहार को जितने अनाज का आवंटन हो रहा है उससे एक बात तय है कि केंद्र ने बिहार की बात मान ली है। आइए ताजा जानकारी के लिए हम सीधे जुड़ते हैं हमारे ब्यूरो चीफ भूपेंद्र दुबे से। भूपेंद्र, जिस तरीके से खाद्य सुरक्षा बिल अब पास हो गया है, बिहार में 65% बीपीएल का रिहाइश है, तो ऐसे में क्या लगता है ये बिहार के लिए किस तरीके का ये कानून होगा? देखिए दुर्गेश, बिहार की जो इकोनॉमी है वो कृषि पर ही आधारित है और कृषि की जो संरचना है वो बिहार में काफ़ी कमज़ोर है। अगर पूरे व्यवस्था को देखा जाए तो बिहार का आधा भाग बाढ़ में डूब जाता है और आधे भाग तक पानी ही नहीं पहुंचता। दोनों स्थितियों में कृषि प्रभावित होती है। ऐसे में बिहार का एक बड़ा वर्ग पलायन करता है, काम को लेकर के दूसरे राज्यों में जाता है और सबसे ज़्यादा इन्हें रोजगार देने वाला राज्य कभी हरियाणा और पंजाब हुआ करता था। नीतीश कुमार की जब सरकार बनी तो लगातार उन्होंने इस चीज़ पर प्रयास किया कि बिहार से सबसे पहले पलायन को रोका जाए, जो कामगार हैं उन्हें बिहार में रोजगार के अवसर पैदा किए जाएं।
मनरेगा उसका एक बड़ा उदाहरण बना कि बिहार में कुल 26 जिलों में केंद्र सरकार ने मनरेगा शुरू किया, जबकि नीतीश ने अपने प्रयास से सभी जिलों में मनरेगा के कार्यक्रम को शुरू कराया। लेकिन जो राजनीतिक लड़ाई थी, जो बिहार को आगे ले जाने के लिए जो बुनियादी जरूरत थी, वो विशेष राज्य के दर्जे को लेकर के नीतीश लगातार लड़ते रहे। उसमें दो चीजें और बड़ी अहम रही कि जो बीपीएल का खाद्यान्न इस बिल के पास होने से पहले जो लड़ाई रही केंद्र और राज्य में, जिस खाद्यान्न को लेकर, उठाव को लेकर लगातार केंद्र और राज्य में लड़ाई होती रही। केंद्र कहता था कि आपके पास केवल 45% बीपीएल है, जबकि लगातार इस बात को बिहार कहता रहा है कि 65% आबादी हमारी बीपीएल में है। तो इस चीज को लेकर के लगातार बातें उठती रही। अब जब बिल आ गया है, ऐसे में कांग्रेस ने नीतीश कुमार को बधाई भी दे दी है कि आपने हमारा समर्थन किया, इसके लिए धन्यवाद। इन तमाम चीजों के बीच जो सबसे अहम फायदा हुआ है वो ये कि बिहार की 55% आबादी जो 2 जून की रोटी के लिए ही जद्दोजहद करती है, अगर निर्विरोध रूप से ये उन तक पहुंचता है, कोई भ्रष्टाचार नहीं आता है, क्योंकि सबसे ज्यादा लड़ाई भारत भूख, भय और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर ही लड़ रहा है। यहाँ हम एक चीज जानना चाहेंगे, जिस तरीके से नीतीश कुमार ने जो संशोधनों की बात करी थी, उसके साथ साथ बीजेपी ने भी कुछ संशोधनों की बात की थी, लेकिन जब ये बिल पास कराया गया उससे पहले हम आपको बता दें कि जो संशोधन थे उसको सिरे से नकार दिया गया। देखिए दुर्गेश, जो संशोधन चाहते थे ये लोग, उसमें राज्यवार फायदा की बात कही जा रही थी। कुछ राज्यों को उससे फायदा मिलता, कुछ राज्यों को उससे फायदा नहीं भी मिल सकता था, ऐसे कयास लगाए जा रहे थे। तो जो मजमून पास किया गया वो निश्चित तौर पर इस बात को लेकर के इशारा जरूर करता है कि वहां हो सकता है कुछ दिक्कतें हों, लेकिन उसमें बदलाव भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आगे उसमें बदलाव नहीं किए जा सकते हैं अगर वैसा कुछ परेशानी इस पूरे बिल के एग्जीक्यूशन में आती है। हम सिर्फ और सिर्फ बिहार के परिप्रेक्ष्य में अगर हम कहें कि जिन स्तर पर, जिन मुद्दों को लेकर के या जिस प्रारूप में ये बिल पास हुआ है, उससे बिहार का एक फायदा तो जरूर होगा कि जहां ये बड़ा विभेद रहता था और बड़ी लड़ाई भी होती रहती थी कि भूख से जो मौत हुई है या तो उसे प्रमाणित नहीं किया जाता था। दुर्गेश, एक आंकड़ा था, हालांकि 2012-13 का तो नहीं मिल पाया, लेकिन 2011 का आंकड़ा था कि बिहार में कुल 9000 लोगों की मौत भूख से हुई थी, जिसमें बाढ़ एक बड़ा कारण था, सूखे की स्थिति थी। तो अगर 9000 लोगों को हम बचा सकते हैं तो एक बड़ा प्रयास होगा, क्योंकि भूख से लड़ रही जनता को अगर पेट भरता है तो निश्चित तौर पर सरकार के इस सार्थक कदम को सराहा जाना चाहिए, और बिहार इस मामले में जरूर सराहेगा, क्योंकि 45% को छोड़ करके 55% पूरी आबादी, में फिर एक बार दोहरा रहा हूं, 55% आबादी 2 जून की रोटी के लिए ही जद्दोजहद कर रही है। तो बिहार के लिए दुर्गेश ये बिल निश्चित तौर पर एक बड़ा सुखद संदेश लेकर के आया है। चलिए, बिहार के लिए ये बिल सुखद संदेश लेके आया, ये कहना है हमारे ब्यूरो चीफ भूपेंद्र दुबे का। और इस बिल से जो बिहार की 55% जो आबादी है उसका जो पेट है वो भर सकेगा। ये बिल वाकई ऐतिहासिक बिल का रूप लेगा। चलिए बढ़ते अगली खबर पर बात करते हैं झारखंड की। झारखंड में मंत्री बनने के बाद पहली बार हजारीबाग आए योगेंद्र साव का कार्यकर्ताओं के साथ साथ परिवार के लोगों ने भी स्वागत किया। इस मौके पर योगेंद्र ने कहा कि निचले स्तर के कार्यकर्ता रहकर इस मुकाम को उन्होंने हासिल किया है। उन्होंने कहा है कि मैं अपने पद से संतुष्ट हूं और मंत्री बनने के लिए सोनिया गांधी का आभार भी व्यक्त करता हूं। साव ने कहा कि प्रभार लेने के बाद झारखंड में आए सुगाड़ की स्थिति से निपटने के लिए वो प्रयास भी करेंगे। साथ ही उन्होंने इस सरकार में कार्यकाल पूरा करने की भी उम्मीद जताई है। वहीं खबर है कि योगेंद्र साव ने कहा है कि मंत्री बनने के लिए उन्होंने 15 दिनों तक दौड़ भाग की है। सोनिया, राहुल गांधी के साथ साथ अहमद पटेल तक के चक्कर काटे, तब जाकर दूसरों को पछाड़कर इस पद तक वो पहुंच पाए। जूता सीने से लेकर चंडी पाठ तक करना पड़ा है राजनीति में उन्होंने। हम आपको बता दें कि 2 से 3 मंत्रालयों पर उन्होंने कब्जे की बात करी है और उनका कहना है कि इसका प्रयास भी वो करते रहेंगे और हमें लूटना भी आता है और छीनना भी हम जानते हैं। ये कहना है योगेंद्र साव। कि आज हम उनकी ओथ लेकर के पहला बार हम घर आए हैं और हमारी सोनिया गांधी जो सर्वोच्च नेता है, जो जिम्मेदारी सौंपी है, हम निचले स्तर से कार्यकर्ता के रूप में उठे हैं, उसका परिणाम हमको, आशीर्वाद हमको सोनिया गांधी दिए हैं। एक कार्यकर्ता की हैसियत से हम लोग उसको काम करेंगे और कांग्रेस के जनाधार को झारखंड में बढ़ाना मेरा सबसे बड़ा उद्देश्य है और पार्टी हित में काम करना है, पार्टी के सपोर्ट में काम करना है। हेमंत सरकार के मंत्रिमंडल में शामिल
बड़का गांव के विधायक योगेंद्र साव और धनबाद के विधायक मन्नान मल्लिक विभाग के बंटवारे से नाराज है। मन्नान मल्लिक को पशुपालन और मत्स्य और आपदा प्रबंधन विभाग नहीं चाहिए, वो सरकारी सुविधा लेने से भी इनकार कर रहे हैं। वहीं उन्होंने मुख्यमंत्री के खिलाफ भी मोर्चा खोल दिया है। साथ ही योगेंद्र साव ने भी कहा है कि उन्हें सिर्फ कृषि और आवास विभाग नहीं चाहिए, इसके साथ दूसरे विभाग भी मिलने चाहिए। उन्होंने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सुखदेव भगत को अपनी भावनाओं से अवगत भी करा दिया। साव ने कांग्रेस प्रदेश प्रभारी बीके हरिप्रसाद से बात करने की भी बात कही है। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सुखदेव भगत ने इस मामले पर साफ कह दिया है कि विभागों का बंटवारा मुख्यमंत्री के जिम्मे है और पद महत्वपूर्ण नहीं होता है, जो विभाग मिला है उसमें उन्हें काम करके दिखाना चाहिए। जैसे महत्वपूर्ण जगह से जीत कर जहाँ बीजेपी का गढ़, यहाँ की समस्या समझे कि नहीं, यहाँ की समस्या में हमको कैबिनेट मंत्री बनाना है, राहुल गांधी और सोनिया गांधी कोई जेएनयू के कोटा से नहीं, समझे कि नहीं। यहाँ 22% मुसलमान और बजट दोनों मुसलमान लगा के आप क्या परसेंटेज दे रहे हैं इसमें, 2.5%। क्या मुसलमान में मैसेज जाएगा? ताजा घटनाक्रम पर हम सीधे जुड़ते हमारे रांची संवाददाता सुनील सिंह से। सुनील, जिस तरीके से मन्नान मल्लिक और योगेंद्र साव ने जो मंत्री पद उनको दिए गए उसके साथ साथ जो विभाग उनको दिए गए उससे नाराजगी जताई, उसके साथ साथ अगर योगेंद्र साव की अगर हम बात करें तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि बड़ी मन्नतों से बड़ी मिन्नतों के साथ मैंने ये पद पाया है, इसके लिए मैंने चंडी पाठ तक कराया, जूता सिलाई तक करी और राहुल गांधी के साथ साथ सोनिया गांधी और अहमद पटेल के 15 दिनों तक चक्कर काटे। क्या कहेंगे आप इस बारे में? जी बिल्कुल, जिस तरह से सरकार के गठन के साथ ही यहाँ विवाद जो है हेमंत सोरेन का पीछा नहीं छोड़ रहा है। एक से एक बढ़कर जो है कि हर एक घटनाएं दर घटनाएं घटती जा रही हैं और ये सरकार के खिलाफ जा रही हैं। जो सरकार की स्टेबिलिटी चाहिए वो कहीं ना कहीं जो है कि हेमंत सरकार के लिए ये बेहद ही गंभीर विषय है। और अभी जो योगेंद्र साव का जो बयान आया, उस बयान से जिस तरह की फिसलेदार हुई है कि ये मंत्री पद की रेवड़ियां उन्हीं बांटी गई है जो खातिरदारी की हैं, जो तिरमदारी की हैं, जो चापलूसी की हैं हाई कमान आला कमान को, उन्हीं को ये पद मिला है। ये बात वो अपने एक समुदाय के बैठक में भाग ले रहे थे, वहां पे उन्होंने ये कहा। अब उसके बाद से जो है क्या कि पार्टी इस बात को जो है कि अब गंभीरता से ले रही है। बीके हरिप्रसाद ने कहा है कि अगर ये जांच में अगर पुख्ता पाया गया तो इस पर कार्रवाई की जाएगी। तो कहीं ना कहीं एक तलवार लटक गया है अब योगेंद्र साव पर कि कहीं उनकी मंत्री पद छीन जाए। और इसके साथ ही जिस तरह से मंत्री पद के विभाग को लेकर के जो सभी जितने भी मंत्री हैं उन्होंने नाराजगी जाहिर की है और उसमें मन्नान मल्लिक और योगेंद्र साव और चंद्रशेखर दुबे ये तमाम ये तीनों नेताओं ने अपनी अपनी नाराजगी जाहिर कर दी है। हालांकि कल हेमंत सोरेन के बात करने के बाद जो है कि मन्नान मल्लिक मान गए हैं और वो आज हो सकता है कि पदभार ग्रहण कर लें। दुर्गेश, कांग्रेस की तरफ से कोई आधिकारिक बयान आया इस पूरे मामले को लेकर? जी बिल्कुल, इस पर आधिकारिक बयान अभी तो नहीं आया है, लेकिन बीके हरिप्रसाद से जिस तरह के बात उन्होंने कहा है कि अगर इस जांच किया जाएगा और जांच के बाद इस पे कार्रवाई की जाएगी। अब जांच अब तो ये हाईकमान के ऊपर डिपेंड करता है कि उस पे क्या कार्रवाई करते हैं। जी दुर्गेश, चलिए सुनील, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए। और इसी खबर पर हम जुड़ते हैं हमारे बिहार झारखंड ब्यूरो चीफ भूपेंद्र दुबे से। भूपेंद्र, जिस तरीके की स्थिति अब झारखंड में देखी जा रही है, लगातार पहले तो सरकार बनने की कवायद जो थी बड़ी मुश्किल से पूरी होती है, सरकार बनती है, उसके बाद मंत्री पद बांटे जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी कांग्रेस के कोटे से मंत्री बनाने में एक लंबा समय लगता है। और उसके बाद जब मंत्री पद मिलता है, विभागों का बंटवारा होता है, लेकिन उसमें नाराजगी नजर आती है। और साफ तौर पर एक मंत्री यह तक कह देते हैं कि मंत्री पद पाने के लिए उन्होंने एड़ी से चोटी तक का जोर लगाया है, चक्कर काटे हैं और यहां तक कि चंडी पूजा तक उनको करानी पड़ी, तब जाकर मंत्री पद उनको मिला। क्या कहेंगे इस पूरी राजनीति को लेकर आप? देखिए दुर्गेश, राजनीति कभी कभी सच बोलती है और राजनेता कभी सच बोल जाए ऐसा बहुत कम होता है। ये साव जी की पता नहीं कौन सी अंतरात्मा थी जिसके भीतर से ये आवाज़ निकल करके बाहर आ गई कि उन्होंने इस तरीके के काम किए मंत्री पद को पाने के लिए। आज एक बड़ा सवाल पूरे राजनीतिक परिदृश्य पर उठता है कि क्या काम करने वाले जो लोग हैं उन्हें कुछ इसी तरीके की राजनीति करनी पड़ेगी? अगर वो अंतरात्मा से कही गई बात है तो साव के इस बात को जरूर
एक तवज्जो मिलनी चाहिए कि जहां तमाम बड़े लोगों का मतलब जो पार्टी के कर्ता धर्ता बन बैठे हैं, हालांकि आज तो हर पार्टी का नेता पार्टी को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कहता है और उसका एमडी ही सब कुछ करता धरता होता है, ये बातें कहनी शुरू कर दी है लोगों ने। साव ने जो बातें कही है वो कहीं ना कहीं इस बात को प्रमाणित करता है कि जो पार्टियां हैं वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन चुकी हैं और उसके प्रबंध निदेशक के निर्देश को मानना या उनके आगे पीछे करना तभी पद तक बने रहने की बात बन पाती है। अगर साव ने ये कहा है तो कांग्रेस के उस तमाम व्यवस्था पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है जहां इतनी पुरानी पार्टी के कार्यकर्ता को इस तरीके की बात कहनी पड़े। अगर अतिवाद की राजनीति में कही गई बात है तो कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन अगर उसके भाव और भावनाओं में किसी भी तरीके का विरोधाभास नहीं है और उसने इस बात को अपनी उस जिम्मेदार व्यवस्था के साथ कही है जिसके तहत वो विधायक है और जनता के बीच नेतृत्व कर रहा है, तो इस बात की भी विचार और मंथन कांग्रेस पार्टी में होना चाहिए कि क्या कांग्रेस का अब चेहरा कुछ ऐसा ही बनता जा रहा है। लेकिन मामला यह है कि आज न तो राजनीति की समीक्षा होती है और न ही भाव और भावनाओं की किसी भी तरीके की परीक्षा। यहां सजा पर लोग उतर आते हैं और आगे निश्चित तौर पर साव पे कुछ न कुछ गाज गिरेगी, लेकिन कुल मिला के ये बात तो निश्चित तौर पर विपक्ष के हाथ में जरूर आ गया है कि जिस तरीके की जोड़ तोड़ की राजनीति, जिन चीजों को लेकर के हेमंत सोरेन भाजपा से अलग हुए। यहाँ जानना चाहेंगे क्या लगता है जिस तरीके की अब झारखंड में राजनीति को देखने को मिल रही, क्या लगता है ये सरकार स्थायी सरकार हम कह सकते हैं? दुर्गेश, बड़ा सवाल यही है कि जिन चीजों को लेकर के हेमंत सोरेन अलग हुए थे और जिस सत्ता की चाबी उन्हें चाहिए थी, जिस स्वच्छंद विचारधारा और जिस स्वच्छंदता के साथ झारखंड को वो चलाने की बात कर रहे थे, निश्चित तौर पर हेमंत सोरेन ने उस व्यवस्था को आगे ले जाने की बात जरूर की थी जो उनके पिता शिबू सोरेन से उन्हें राजनीतिक विरासत के रूप में मिली है। लेकिन हेमंत सोरेन को शायद इस बात का अंदाजा या अंदेशा दोनों नहीं था कि शिबू सोरेन जिस तरीके की राजनीति करते थे और उस समय जो झारखंड की स्थितियां थी और जिस कद पर वो बैठते थे, आज वो स्थिति न तो झारखंड की है, न राजनीति की है और न राजनीति को समझने वाले लोगों की है। आज पद की परिभाषा बताई जा रही है, पैसे वाले विभाग के लिए मारामारी हो रही है और उनके लिए जो मंत्री बने हैं जनता का सेवा, जनहित या जनता के मामले बहुत ज्यादा मायने नहीं रखते हैं, स्वहित की बात हो रही है, इसीलिए इस तरीके की बातें आ रही हैं। और ऐसे में हेमंत सोरेन मजबूती से सरकार चला पाएंगे ये आज नहीं, जिस दिन वो गद्दी पर आसीन हुए उसी दिन से सवाल उठ रहा है। अब उनका एक मंत्री पद नहीं ले रहा है, दूसरा मंत्री ये कह रहा है कि दिल्ली दरबार से आदेश आया तो हेमंत सोरेन उन्हें मंत्री पद मिला। ये तमाम चीजें सरकार की अस्थिरता बताती हैं और ऐसे में ब्यूरोक्रेसी जो लगातार व्यवस्था से अलग ही रहता है, लाल फीताशाही चरम पे होती है और मजबूत लोकतंत्र न हो और लोकतंत्र को चलाने वाला मुखिया अगर मजबूत न हो तो व्यवस्था जमीन तक जाती नहीं है और जनता। चलिए भूपेंद्र, हम ये कह सकते हैं कि ये जो सिंहासन उन्हें हेमंत सोरेन को मिला है, सिंहासन तो उनके मिल गया है लेकिन जो ताज है वो कांटों भरा ताज है, हम ये कह सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये थे हमारे ब्यूरो चीफ भूपेंद्र दुबे जो कि बता रहे थे कि जिस तरीके की झारखंड में स्थिति है उसको लेकर राजनीति की गिरावट उन्होंने बताई है और जिस तरीके की स्थिति उस पर कड़ी कार्रवाई होने की बात भी उन्होंने कही है। चलिए बढ़ते अगली खबर पर। कम्युनिस्ट नेता एबी वर्धन ने पटना में सोनिया गांधी और यूपीए सरकार पर निशाना साधा। वर्धन ने कहा है कि सोनिया गांधी ने दावा किया है कि 2014 के आम चुनाव में यूपीए 100% वापस सत्ता में लौटेगी, लेकिन हमारे हिसाब से यूपी सरकार की वापसी सत्ता में लौटने की 100% संभावना नहीं है। साथ ही वर्धन ने बीजेपी और नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधा है। मैं ये कहना चाहता हूं कि आने वाले चुनाव में कांग्रेस को सत्ता पर वापस आने का और यूपीए 3 बनाने की कोई संभावना नजर नहीं आती। लोगों में इस कदर डिसकंटेंट है। खबरें भी और भी है लेकिन वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फिर आज पैंसठ साल से चली आ रही थी बनती बिगड़ती जिंदगी। कुछ झूठे वादे चला रही थी देश। ऐसे ही कुछ वादों से बनती बिगड़ती आ रही थी हमारी किस्मत।
शुक्र है हर खबर से बाखबर हैं हम, क्योंकि हर वादा झूठा नहीं होता। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर पर। केंद्र सरकार ने अभी तक भू अधिग्रहण और पुनर्वास कानून नहीं बनाया। इस कानून को बनाने की मांग को लेकर भाकपा नेता भुवनेश मेहता ने प्रधानमंत्री समेत देश के सभी पार्टियों के नेताओं को पत्र लिखा है और मांग की है कि जल्द से जल्द इन्हें बनाया जाए ताकि गरीब किसान को इसका लाभ मिल सके। रांची में भाकपा नेता ने कानून नहीं बनने को लेकर भाजपा और कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया है। झारखंड वैसे लूट रहा है, 42 लाख लोग विस्थापित हो चुके हैं और अभी जो 107 रिमूव किया है झारखंड अलग होने के बाद और 78 पूर्व लोग का आवंटन हुआ है। अगर ये सब धरती पर उतर गया तो झारखंड जल जाएगा, झारखंड के गरीब आदिवासी दलित जल जाएंगे, झारखंड में जल जमीन जंगल जो जिस तरह से छीना जा रहा है वो झारखंड खत्म हो जाएगा, इसकी अस्पताल पहचान खत्म हो जाएगी। इसीलिए हम करना चाहें, अगर ये विधेयक इस बार पास नहीं हुआ और चूंकि मैं जो समझता हूँ कम्युनिस्ट पार्टी की समझ है। पटना के श्री कृष्णा मेमोरियल हॉल में लोजपा का युवा कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें रामविलास पासवान, रामचंद्र पासवान, चिराग पासवान समेत लोजपा के सभी जिलों से आए हुए युवा प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। पटना में युवा कार्यकर्ता सम्मेलन में बोलते हुए लोजपा अध्यक्ष रामविलास पासवान ने कहा है कि नीतीश कुमार संवेदनहीन हो चुके हैं या फिर उन्हें जनता से डर लगने लगा है। हेलीकॉप्टर से चाहते तो आरा, उसके सामने में छपरा और वहां से होते हुए पटना मने उस होकर के आ सकते थे, चारों को श्रद्धांजलि दे सकते थे। आपको कहीं भी जाना होगा हेलीकॉप्टर से जाते हो, 23 बच्चे हमारे मारे गए, उनके लिए आपको हेलीकॉप्टर नहीं था, 2 बार 10-15 मिनट लगता आता, 5 बच्चा भी बच जाता तो 5 बच्चों की जान जाती, नहीं भी बचता ये तो होता कि सरकार ने हमारे लिए कुछ किया। वहां कितने 9 घंटा तक 10 घंटा तक जो है धमहरा में कोई क्या कहते हैं राहत कार्य पहुंचाने वाला नहीं था, कोई जाने का रास्ता ही नहीं है। नारा लगाते थे पूरे बिहार में 3 घंटा में जहां चाहो 3 घंटा चले जाओ, 3 घंटा चले जाओ। अब नीतीश जी आप जा क्यों नहीं रहे हो? 2 ही कारण हो सकता है, या तो आप संवेदनहीन हो गए हो या तो जनता से आप डर गए हो। वहीं रामविलास पासवान के बेटे और लोजपा संसदीय समिति के चेयरमैन चिराग पासवान ने सोमवार को युवा कार्यकर्ता सम्मेलन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने नीतीश को संवेदनहीन कहते हुए उनके इस्तीफे की मांग कर डाली। आपको बता दें कि चिराग का सारा ध्यान बिहार में लोजपा के घटी लोकप्रियता और जनाधार को एक बार फिर से कायम करने पर है और इसके लिए वे बाकायदा होमवर्क भी कर रहे हैं। आज आपको माइनॉरिटीज की चिंता होती है, आज आपको सांप्रदायिकता दिखती है, तो सांप्रदायिकता आपको पिछले 17 सालों में नहीं दिखी जब आप आरएसएस और बीजेपी गोद में बैठे आप एक गठबंधन चला रहे थे और पिछले इतने सालों से आप यहाँ पे राज्य में सरकार चला रहे थे, उस वक्त आपको सांप्रदायिकता नहीं दिखी, उस वक्त आपको इनसे परहेज नहीं था। आज आपको इनसे परहेज हो गया, क्यों? वोट बैंक, माइनॉरिटीज का वोट बैंक। इतने समय में इन्हें कभी युवाओं की याद नहीं आई, आज युवाओं की बात करेंगे ये, क्यों? वोट बैंक। हम सिर्फ और सिर्फ एक प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं, हम सिर्फ और सिर्फ एक चीज की बात करते हैं, वो है हमारे विकास की, हमारे रोजगार की, हमारी तरक्की की। कब तक जात धर्म इन सारी चीजों के नाम पे आप हमें बांटते रहोगे? दरभंगा के हायाघाट विधानसभा से भाजपा के निलंबित विधायक अमरनाथ गामी ने एक तीर से 2 निशाना लगाते हुए कहा है कि देश की जनता वीएचपी और बीजेपी के चरित्र को पहचान गई है, इसलिए भाजपा गुजरात और अयोध्या के रास्ते कभी भी सत्ता में नहीं आ सकती। उन्होंने कहा कि लोग अब इनकी बातों में नहीं आने वाले हैं। गामी ने साफ कहा कि बीजेपी राम के सहारे अपनी नैया पार लगाने की राह पर है। इसी का नतीजा है कि आज 84 कोसी यात्रा फ्लॉप हुई है। उन्होंने भाजपा के बड़े नेताओं से अपील की है कि अगर सत्ता में आना है तो गरीब लोगों के पेट के लिए लड़ना होगा और जमीन पर लड़ाई लड़नी होगी। भारत का जनता भावनात्मक मुद्दा उकसाने वाला नेता को पहचान चुका है। आज जो वर्तमान परिस्थिति है, इस समय में 84 कोसी यात्रा निकालना
सभी दल सभी मीडिया में लोग देख रहे हैं कि लोग मतलब कि 14 के चुनाव की तैयारी से जोड़ के देख रहे हैं। आम जनता का विश्वास पार्टी और भावना भड़काने वाला दल से उब चुका है। काठ का हांडी बार बार नहीं चढ़ता है। एक बार विश्वास करके जब आपको बहुमत कोई देता है, आप उस इश्यू को आप ताक पर रख देते हैं और देश चलाने का सोचते हैं, तो लोग को लगता है कि कहीं हिंदू से इनको मतलब नहीं है, केवल कुर्सी से मतलब है। इस कारण से आज जो भी एक बार फिर नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। खाद्य सुरक्षा बिल से बिहार को सभी राज्यों से ज्यादा मिलेगा फायदा। मिलेगा 55 लाख टन अनाज। सही से चली योजना तो 55% का भरेगा 2 जून का पेट। झारखंड के कृषि मंत्री योगेंद्र साहब ने खोला मंत्री बनने का राज। बताया राहुल सोनिया के साथ अहमद पटेल के काटे चक्कर। का जूता सिलाई से लेकर चंडी पाठ कराने के बाद मिला मंत्री पद। पटना में कम्युनिस्ट नेता एबी वर्धन ने सोनिया गांधी के दावों को किया खारिज। का यूपीए की 100% सत्ता में लौटने की नहीं है गुंजाइश। बीजेपी की भी नहीं होंगी उम्मीदें पूरी। पासवान पिता पुत्र ने नीतीश को लिया आड़े हाथ। चिराग ने नीतीश को संवेदनहीन बताकर मांगा इस्तीफा। रामविलास ने कहा जनता से डर गए हैं बिहार के सीएम। और झारखंड में हेमंत सोरेन की बड़ी मुश्किलें। विभाग बंटवारे को लेकर 2 मंत्री नाराज। सरकारी सुविधाएं लेने से किया इनकार। खबरों में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए जन टीवी। नमस्कार। न नेता करेगा न अभिनेता करेगा। आरक्षण का अंत तो हमें ही करना होगा। जागो पार्टी का मिशन 2013 आरक्षण का अंत। अपने हक के लिए